ये देश के अंदर सन 62 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की सरकार ने 3 चुनाव लगातार जीतकर सरकार कायम रखी। देश में आज तक केवल दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रधानमंत्री का कार्यकाल 3 बार लगातार चला है। और शायद ये मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं कहूं कि पहली बार है देश के अंदर जब 3 चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। अगर आपको याद हो तो सबसे पहली जो सरकार बनी थी वो चुनकर नहीं आई थी, पहली बार चुनकर आई है। और ये तभी संभव हो पाया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप पे पूरे देश को विश्वास है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय की जो भावना है उसको चरितार्थ करा। इस प्रस्ताव का अनुमोदन अर्जुन मेघवाल जी ने करा, जो MOS इंडिपेंडेंट चार्ज लॉ मंत्रालय है। और जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा था कि देश ने विश्वास जताया, पहले कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय की भावना, जहां जितने भी लाभार्थी हैं देश के, उनके पास पहली बार बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी लीकेज के देश के साधन पहुंचे। पहली बार देश के अंदर हर नागरिक का खाता खुला है। यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश के ही एक प्रधानमंत्री ने अपनी लाचारी में यह कहा था कि केवल 15 पैसे पहुंचते हैं जब मैं 100 पैसे भेजता हूं। लेकिन उसका समाधान केवल प्रधानमंत्री मोदी जी कर पाए। 2024 की जो जीत हुई उसके अंदर उड़ीसा के अंदर हमने सबसे पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। हमने केरल के अंदर भी अपनी सीटें खोली, उसके अंदर खाता खोला। और आंध्र प्रदेश के अंदर हमने NDA की सरकार बनाई। यह भी बड़ी अजीब विडंबना है कि इस 24 के चुनाव में जहां 3 बार लगातार कांग्रेस पिछड़ी है, पीछे रही है, उसके बावजूद भी वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि उनके 99 सांसद चुने गए। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संसद के भाषण में भी कहा था कि अगर 100 में से 99 आए होते तो जरूर खुशी की बात होती, लेकिन ये 543 में से 99 है। और अगर विद्यार्थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं तो वो भी जानते हैं कि इम्तिहान के अंदर पासिंग मार्क्स 33% होता है और कांग्रेस की इस बार 543 में से केवल 18% सीटें आई हैं, तो वो इम्तिहान पास भी नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी वो खुशी मना रहे हैं। तो आप सब समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जिस प्रचंड और प्रभावी रूप से काम हो रहा है, उसमें विपक्ष इसी बात से खुश है। और वो भी ये जॉइंट विपक्ष है, केवल एक पार्टी नहीं है, इसी बात से खुश है कि वो 18% पासिंग मार्क्स से भी कम मार्क्स लेकर आए हैं। पहले कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आत्मविश्वास जो लोगों में बनाया, जिसमें सबका साथ सबका विश्वास, हर लाभार्थी के पास साधन पहुंचना, उसके साथ साथ एक नई कर नीति भी लेकर आए। पूरे देश के अंदर एक ही कर नीति लागू हुई, पूरे देश के अंदर एक ही शिक्षा नीति लागू हुई। और शिक्षा नीति भी अपने आप में एक अभूतपूर्व शिक्षा नीति थी, फॉरवर्ड लुकिंग शिक्षा नीति थी। दूसरे कार्यकाल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूती दी, मान, मूल्य, प्रतिष्ठा, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करा। धारा 370 समाप्त हुई, आर्टिकल 35A समाप्त हुआ, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल,
इन सब का सौंदर्यीकरण हुआ, विस्तार हुआ। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक ताकत जो 11वें स्थान पर होती थी, उसको 5वें स्थान तक लाने का काम दूसरे कार्यकाल में हुआ। उसके साथ ही नए संकल्प और नए लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। मजबूत लीडरशिप ऐसी ही होती है जो मुश्किल काम पूरा करके आराम विश्राम नहीं करती, बल्कि नए संकल्प और नए टारगेट्स रखती है। और अब देश का प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के अंदर जो नया लक्ष्य है वो तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने का है। देश की आधी ताकत जो सदियों से न कहूं तो दशकों से तो जरूर देश के आजादी के बाद नारी शक्ति को आगे बढ़ने के अवसर जो नहीं मिले, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में पिछले 10 साल के अंदर करे, जहां उनका मान सम्मान भी बढ़ा। सीआरपीएफ, सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब के अंदर आरक्षण हुआ। देश के अंदर जो जेंडर अनइक्वालिटी थी, उसको बैलेंस करने के लिए देश से आह्वान करा गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते, जिससे एक बड़ा परिवर्तन आया। साथ ही एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जहां नारी शक्ति को चुनाव के अंदर आरक्षण दे दिया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखा। देश की अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस, जो दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती का माहौल है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उसके कारण एक स्टेबल सरकार भारत के अंदर, उससे पूंजी निवेश भारत के अंदर बढ़ा। हर तरह का ट्रेड, हर तरह का व्यवसाय, उसके अंदर भारत को अपनी बात रखने का मजबूत अवसर मिला। हर देश अपनी खुद की आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए भारत से हाथ मिलाने को तैयार हो गया। जो आतंक का माहौल पहले फैला रहता था और जिसमें भारत को एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता था, उसमें टोटल 180 डिग्री का परिवर्तन आया, जहां हर राष्ट्र भारत के साथ खड़ा हुआ मिला। इस इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हाल ही में अपनी रूस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज से नवाजा गया, जो रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। देश में जो अंग्रेजों के समय से चलते आ रहे कानून थे, उसके अंदर भी बदलाव करा गया। जो इंडियन पीनल कोड था, जो अंग्रेजों के समय से बना हुआ था, उसको परिवर्तित करके भारतीय न्याय संहिता लागू कर दी गई। जो सीआरपीसी था, उसको बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू कर दी गई है। ये समय को ध्यान में रखते हुए बदलाव है। ये कानून वो अंग्रेजों वाले कानून नहीं है जहां एक गुलाम देश के ऊपर कानून बनाए गए थे। ये एक स्वतंत्र, मजबूत, लोकतांत्रिक देश 21वीं सदी के अंदर जिस तरह के वायलेंस और जिस तरह के क्राइम होते हैं और जिस तरह की पेचीदगियां पुलिस को नागरिकों की सुरक्षा कायम रखने में जो उनको महसूस होती थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाए गए हैं। जो प्रगतिशील देश हैं, उनके ऊपर अक्सर विकसित राष्ट्र प्रतिबंध लगाने वाले कानून लगा देते हैं, क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए। लेकिन भारत की ऐसी मजबूती है प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में कि भारत अब अपना लक्ष्य रखकर काम कर रहा है 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का, विकसित राष्ट्र बनने का। और हमारी जिम्मेदारी जो आने वाली पीढ़ी के लिए है, उसको निभाते भी चले आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी आह्वान करा है पूरे देशवासियों से कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए अपने मां के नाम।
उसमें राजस्थान सरकार ने, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे। राज्य के अंदर डबल इंजन सरकार की ताकत दिखाई दे रही है। आज प्रस्ताव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को धन्यवाद भी दिया गया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी, जनता ने जो विश्वास जताया, उस कारण से राज्य के अंदर हमारी सरकार बनी। जिस तरह का माहौल पिछली सरकार में बना हुआ था, जहां लूट की सरकार थी, कांग्रेस का हर विधायक लूट मचा रहा था, कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, जहां पर विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का भविष्य पूरा काला हो गया था, अंधकार में हो गया था, जहां महिलाओं की सुरक्षा तारमतार हो गई थी, उस पूरे माहौल से निकलकर डबल इंजन की सरकार प्रदेशवासियों से ने बनाई। मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद देता हूं। डबल इंजन की सरकार की ताकत तुरंत कुछ महीनों में नजर आने लगी। जो दिसंबर में चुनी गई सरकार, जनवरी के अंदर एक बड़ा इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर राजस्थान को जो दशकों से पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की, इंडस्ट्री के लिए पानी की जो जरूरत थी, उस पानी की को पूर्ति करने का एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर आप उसको डबल इंजन बोलें, चाहे 4 इंजन की सरकार बोलें, जहां मध्य प्रदेश की सरकार भी शामिल हुई। उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर करा। केंद्र सरकार ने पूरा आर्थिक समर्थन दिया, लीडरशिप दी। हमारी राज्य सरकार तो शामिल थी ही, साथ में हरियाणा की सरकार ने भी अपना समर्थन दिया। उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। 21 जिलों के अंदर तकरीबन 3 लाख हेक्टेयर भूमि और करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने का काम, सिंचाई का काम और इंडस्ट्री के लिए पानी की जो जरूरत है, उसकी पूर्ति होगी। जो पिछली सरकार बार बार रोना रोती थी महंगाई का, लेकिन आप सब भी यही प्रश्न उठाते थे कि महंगाई का सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे पहला बड़ा कदम जो राज्य सरकार को उठाना चाहिए था, डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का, वो उन्होंने कम कतई नहीं करी, लेकिन राजनीतिक रूप में जरूर नारे लगाते रहे। डबल इंजन की सरकार बनते ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करी। जहां पेट्रोल की कीमत तकरीबन 7 रुपए से भी ज्यादा कम की गई और डीजल की कीमत 6.5 रुपए से भी ज्यादा से कम की गई। हाल ही में एक बजट आया है, उस बजट की आलोचना कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी भी नहीं कर पा रही। आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स देखेंगे तो वहां पर भी अपने अपने क्षेत्र में जो वो खुशी दिखा रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार किसी एक पार्टी के लिए नहीं है, प्रदेश के हर नागरिक के लिए है। और उसमें उसके कुछ अंश अगर मैं आपको बतलाऊं तो अपने आप में ऐतिहासिक है। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। तकरीबन 2700 किलोमीटर से ज्यादा के एक्सप्रेसवे राज्य सरकार तैयार करा रही है। अगले 5 साल के अंदर 50,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें राज्य सरकार बनाएगी। उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए अलग से रख दिए गए हैं। बिजली की जो कमी, पिछली सरकार ने जिस तरह का संकट खड़ा कर दिया था, पिछली सरकार ने जो बिजली का संकट खड़ा कर दिया था, जहां हमारे थर्मल पावर प्लांट भी सही तरह 50% कैपेसिटी से भी नीचे चल रहे थे, जहां कोयले की जगह उसमें आप जानते हैं कि मिलावट वाले पत्थर डाले जा रहे थे, और बिजली का संकट जो खड़ा हुआ उसमें 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण राजस्थान के ऊपर चढ़ गया। जिस दर पे बिजली खरीदी जा रही थी वो 10-10 रुपए प्रति यूनिट थी। राजस्थान का जो घाटा हो रहा था वो दूसरी योजनाओं से पूरा करा जा रहा था, उससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था। उसके ऊपर बड़े कदम उठाए गए हैं। सोलर ऊर्जा के ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के ऊपर हस्ताक्षर हो गए हैं। जो नीति अभी बनाई गई है सोलर ऊर्जा के ऊपर, उसमें हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का भी स्वागत करते हैं। इस ऊर्जा जो सोलर ऊर्जा लगेगी उसके अंदर यह तय होगा
कि राजस्थान को प्राथमिकता से बिजली मिलेगी। हमने किसानों के लिए भी जो ब्याज 5 लाख नए किसान चिन्हित होंगे जिसमें जिनको ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। हमने एमएसपी के ऊपर भी बोनस दिया है। केंद्र सरकार ने भी एमएसपी बढ़ा दी है और साथ साथ 15 लाख लखपति दीदी का भी टारगेट रखा गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पूरा जोर दिया जा रहा है। सिंगल विंडो क्लियरेंस वाकई में तैयार करी जाएगी। जहां पानी बिजली की आपूर्ति हो गई वहां स्किल डेवलपमेंट वाकई में कराया जाएगा और उससे राजस्थान के अंदर माहौल तैयार होगा जिससे हम विकसित भारत के साथ साथ विकसित प्रदेश का भी लक्ष्य पूरा कर सकेंगे। ये पूरा कार्यक्रम हमारे केंद्र मंत्री जो पधारे थे उनके स्वागत से शुरू हुआ था। मैं आज आप सब जो यहां पधारे हैं, मैं सभी मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से हमारी बात पूरे प्रदेश तक आपने पहुंचाई। आपको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास बात जो आज के कार्यक्रम में रखी गई वो मेरे साथी मुझे याद दिला रहे हैं। यहां प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सभी जो यहां पधारे थे उन सबको एक स्टील की बोतल दी गई है। ये पार्टी की तरफ से एक बड़ा और मजबूत कदम है सिंगल प्लास्टिक यूज को खत्म करने का। अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। हाँ मनीष। जी बिल्कुल, उसके ऊपर चर्चा हुई है। उसके ऊपर अभी तक चर्चा ही नहीं, उसके ऊपर कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, फीडबैक्स भी लिए गए हैं, कुछ कमेटियों का गठन भी हुआ है और निश्चित तौर पे जो 5 विधानसभा हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां के मतदाता भी अब यही देख रहे होंगे कि पिछली बार जिन जिन पर भरोसा करा उससे विकास नहीं हो पाया। डबल इंजन की सरकार की ताकत ऐसी है कि जो हमारे मतदाताओं को जरूरत है, चाहे सड़क, बिजली, पानी या हर तरह से जीवन आसान करने का जो लक्ष्य है वो लेकर काम कर रही है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे वहां के जो मतदाता हैं वो इस बार जरूर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताएंगे और हम संकल्प के साथ काम करेंगे। उस पे चुनाव के अंदर जो चर्चाएं हुई हैं, उसको चुनाव के अंदर जो एनालिसिस हुआ है वो पार्टी के अंदर हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो नए मुकाम हासिल करे हैं वो अपने आप में बड़े हैं। तीसरी बार सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है और वो भी एक तरह से पूर्ण बहुमत से हमारी एनडीए ने सरकार बनाई है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम इस बात से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम है वो जरूर बोलेगा और वहां उन विधानसभा जहां बाई इलेक्शन होना है उन्हें विश्वास होगा कि जो अभी तक करते आए हैं उससे कुछ नया करें जिससे उस क्षेत्र में भी विकास हो। साहब, आपने कहा था कि कांग्रेस जो है वो 99 पे आके खुश हो रही है। वो कांग्रेस जो कहीं नहीं थी वो पिछले 10 साल में 99 तक आ गई और आप आधे पे आ गए। क्या इसके विषय में भी चर्चा हुई है क्या? आशीष, अगर आप अपने प्रश्न को थोड़ा सा फिर से गौर करें तो उसमें थोड़ी सी खामी है। कांग्रेस अगर आई होती तो मैं जरूर ताली बजाता, लेकिन ये कांग्रेस नहीं आई है, ये उनका जो महागठबंधन है वो आया है। माफ करिए, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, 99 की जो आपने बात करी, 99 कांग्रेस वहां पर पहुंची है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 543 के अंदर वो अगर प्रतिशत निकालें कि वो इसी बात से खुश हो रहे हैं कि वो जहां थे उससे थोड़ा ऊपर उठे हैं, इसका मतलब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का किस तरह का प्रचंड स्वरूप है
किस तरह का काम नीचे धरातल तक पहुंच रहा है कि वो इसी बात से खुश हैं कि वो 18% पहुंचे। आपका प्रश्न सही था, मुझे उसके लिए माफी। विदेशी ताकतों ने हस्तक्षेप किया, ये कौन सी ताकतें थी जिनकी वजह से इतना चुनाव प्रभावित हो गया आपका? मुझे नहीं लगता कि मैं इक्विप्ड हूं इतनी जानकारी लेने का, लेकिन अगर कभी विस्तार से अगर पता चलेगा तो जरूर आप तक ये बात पहुंचाएंगे। हाँ लाल सिंह जी। ये जो नैरेटिव सेट किया था और इसका कहीं ना कहीं असर भी हमको देखने को मिला चुनाव में। अब जो संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? जी लाल सिंह जी, आपने जो प्रश्न पूछा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पार्टी और जो गठबंधन संविधान की बार बार चर्चा कर रहा था कि संविधान खतरे में है, इस देश के अंदर अगर संविधान को किसी ने खत्म करा, डिस्ट्रॉय करा, तो वही कांग्रेस पार्टी थी। और उनको इस बात पर आपत्ति होती है कि जो इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, उसको आज क्यों याद करा जाता है। इस देश की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी खासतौर से जो इस लोकतंत्र को आगे संभालेगी, उनको ये याद रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी संविधान को ग्रंथ मानते हैं और सदन के अंदर घुसने से पहले अपना माथा वहां टेकते हैं, उसको मंदिर मानते हैं। और इस कारण से यह याद दिलाना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र की हत्या आगे कभी ना हो। इसलिए ये आने वाली पीढ़ी को याद रहना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या किसने करी और कब करी और आगे कभी ना हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राठौड़ साहब, एक सवाल लास्ट। वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल जी नहीं आए, क्या वजह है? वसुंधरा जी आ गई हैं, किरोड़ी लाल जी नहीं आ रहे हैं सर, लगातार नाराजगी दूर नहीं हो पा रही है उनकी? किरोड़ी लाल जी अभी थोड़ी देर पहले समय आप टीवी पे भी चला रहे थे, चर्चा भी चल रही थी वसुंधरा जी की। अब कहां गया वो सवाल आपका? देखिए, जो खबर है, सब बड़ी खबरें हैं, वो खबर यह है कि राजस्थान विकास के रास्ते पे निकल पड़ा है। अब आप कुछ उसमें कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो कमियां है नहीं। मेरा आग्रह है कि आप पॉजिटिविटी से जो हो रहा है उसकी तरफ देखिए। हर लीडर भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के असूलों के साथ चलता है। हर लीडर भारतीय जनता पार्टी का देश को पहले रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।